हेलो एवरीवन, सो वंस अगेन वेलकम टू एक्सीलेंस लर्निंग पाथवेज। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जैसे कि हमारा रूल है कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, चैप्टर के नाम में डीप डाउन तक जाते हैं। जितना हम चैप्टर के नाम से समझ सकते हैं उतना हम पहले चैप्टर के नाम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैप्टर के नाम में आता है नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट तो हम समझ गए कि हम उनको मैनेज कैसे करें, लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज क्या है ये देखते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ एनवायरनमेंट के अंदर जो कि यूज़ की जा सकती है उसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, कोल या पेट्रोलियम। ये सारी चीज़ें नेचर से हमें मिली हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब ये रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज और दूसरा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज। जो एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कोल और पेट्रोलियम। और दूसरा इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एयर एंड वाटर। दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन दीज टूज। अब उसके बाद हम बात करेंगे मैनेजमेंट की, कि इनको मैनेज कैसे किया जाए। सो इट इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मैनेजमेंट क्या है ये बात कर रहे हैं हम अभी के लिए, कि ये इट इज़ द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे सो एज टू अवॉइड वेस्टेज एंड कंजर्व देम फॉर फ्यूचर। तो मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एक ऐसा तरीका है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का जिसकी हेल्प से हम लोग अवॉइड कर सकें वेस्टेज को और कंजर्व कर सकें चीज़ों को या फिर रिसोर्सेज को फॉर द फ्यूचर। अब इसके अंदर हमें एक प्लान पढ़ना पड़ता है विच इज़ गंगा एक्शन प्लान, जो कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। इसमें कुछ खास नहीं है, ये एक सिर्फ मल्टी कोर प्रोजेक्ट था। इस मल्टी करोड़ मीन्स इस कई करोड़ों का प्रोजेक्ट था ये, जो कि 1985 में लॉन्च हुआ था। और इसका एक मिशन था दैट इट हैज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गंगा, गंगा को साफ करना। अब इसमें देखो मेन क्या है, कॉन्टैमिनेशन ऑफ रिवर। देखो रिवर गंदी कैसे है, कॉन्टैमिनेटेड हो गई है। यानी कि कंटामिनेशन क्या होता है कि हम किसी चीज़ का हमारे ऊपर जो गलत प्रभाव पड़ रहा है, खासकर एक बीमारी या पॉल्यूशन के तौर पे। तो कंटामिनेशन ऑफ रिवर हम कैसे पता कर सकते हैं, तो एक बैक्टीरिया होता है, ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया बेसिकली, कॉलीफॉर्म। ठीक है, ये वाला जो बैक्टीरिया होता है ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, अब अगर ये बैक्टीरिया पानी के अंदर मिल रहा है तो दिस इंडिकेट्स कंटामिनेशन, यानी कि वो पानी गंदा हो गया है बाय डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया। कोई भी एक डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होगा उसकी वजह से। अब दूसरी चीज़, हम वाटर का पीएच पता कर सकते हैं। पीएच हमें बता सकता है कि वाटर कंटामिनेटेड है या नहीं। ठीक है, और इसको हम कैसे पीएच कैसे डिटेक्ट करते हैं या चेक करते हैं, तो बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। को क्या होते हैं इंडिकेटर्स, बहुत तरह के होते हैं, उसके बारे में हमें नहीं पढ़ना। नेक्स्ट, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हम दूसरी चीज़ देखते हैं, 3 Rs का यूज़ टू सेव आर एनवायरनमेंट। ये चीज़ मैक्सिमम में से आप लोगों को सबको ही पता होगी, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई होगा जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये 3 R के बारे में नहीं पता है। तो इनका सिंपल सिंपल सा मतलब होता है, रिड्यूस का मतलब किसी चीज़ का यूज़ कम कर देना। ठीक है, रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम कर देना। किसी भी चीज़ के यूज़ को कम कर देना हम क्या कहते हैं, उसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं। उसके बाद होता है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है, सेग्रीगेटिंग द वेस्ट दैट कैन बी रिसाइकल्ड, यानी कि जिस चीज़ को हम दोबारा उसको रिसाइकल करके उससे कुछ नया बना सकते हैं। या फिर रीयूज़, उसी चीज़ को दोबारा से यूज़ करना। ठीक है, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग इट हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। अब इनके बारे में देखो, ये 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे कि रिड्यूस के बारे में क्या है, स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट्स एंड फैंस। हमने क्या किया, यूज़ कम कर दिया। अगर हमारे को यूज़ नहीं है उसका तो हम क्या करेंगे, स्विच ऑफ कर देंगे, इससे हमने इलेक्ट्रिसिटी बचाई। उसके बाद रिपेयरिंग लीकी टैप्स। अगर हमारी जो नल है घर पर वो ख़राब हो गया या फिर वो लीक करता है तो हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर करने से क्या होगा, वाटर की वेस्टेज कम होगी। ठीक है, उसके बाद है नॉट वेस्टिंग फूड। हमें ऐसे कहते हैं ना, जितना खाना है उतना लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेकर बैठना चाहिए। तो वेस्ट नहीं करना फूड को। रिसाइकलिंग में क्या है, रिसाइकलिंग में है प्लास्टिक, ग्लास, मेटल आइटम्स, इन चीज़ों को हम रिसाइकिल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंथेसाइजिंग और एक्सट्रैक्टिंग न्यू वंस। नया कुछ बनाने से अच्छा है कि जो पहले से हम यूज़ कर रहे थे उसको दोबारा से रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ करें। ठीक है, और ये तो नॉर्मल सी बात है कि हम उस चीज़ को फेंकने की जगह उसको दोबारा किसी और तरह से यूज़ में लाएं। जैसे कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था, उसमें क्या था, आर एनवायरनमेंट में, कि भाई न्यूज़पेपर का हम पहले रीड किया, फिर उसके एनवेलप्स बना लिए उसके अंदर सामान रखने के लिए, या फिर नोटबुक के कवर्स बना लेते हैं हम उससे, है ना। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ रीयूजिंग। उसको फेंकने की जगह हमने क्या किया, रीयूज़ कर लिया। अब ये एक स्टेटमेंट है, रीयूज इज बेटर देन रिसाइकलिंग एज इट सेव्स एनर्जी। असर्शन एंड रीजन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो इसमें हो सकता है कि रीयूज इज बेटर और रिसाइकलिंग इज बेटर। मुश्किल है ऐसा क्वेश्चन आना, लेकिन आ सकता है। देखो अगर बनाने वाले का मन किया तो वो कुछ भी बना सकता है। वी नीड टू यूज़ आर रिसोर्सेज केयरफुली। हमें अपने रिसोर्सेज को बड़ा ध्यान से यूज़ करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीज़न इज़ कि वो लिमिटेड है, हमारे पास मैक्सिमम ऑफ द रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दूसरा,
सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए जो डिमांड है वो इंक्रीज़ करती जा रही है जैसे जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है। और आप लोगों को पता ही है कि ह्यूमन पॉपुलेशन का जो इंक्रीमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम्स, हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ का सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, इसीलिए अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये हमने देखा कि हमें क्या क्या मैनेजमेंट के लिए करना चाहिए रिसाइकलिंग और रीयूजिंग में। अब उसके बाद है सस्टेनेबल मैनेजमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज wisely so that they meet current basic human needs while preserving them for needs of the future generations। रिसोर्सेज को इस तरह से मैनेज करना कि अभी के लिए जो बेसिक ह्यूमन नीड है वो उसको तो पूरा करे ही करे, साथ ही साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज प्रिजर्व रहें, प्रिजर्व यानी कि बचे हुए रहें उनके लिए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज रिक्वायर, अब हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है मैनेज करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव यानी कि हमें आगे की सोचनी चाहिए, ना कि सिर्फ अभी अभी की, कि भाई मेरे लिए तो जैसे अभी पानी का हम देख रहे हैं वेस्टेज बड़ी ज़्यादा है, लोग क्या सोच रहे हैं मुझे तो मिल रहा है मैं क्यों ना वेस्ट करूँ, ठीक है। वो मतलब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कुछ खास वेस्ट करने से, नल खुले हुए हैं तो खुले हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अभी का सोच रहे हैं। अभी के लिए बेशक पानी का उतनी कमी ना लग रही हो, लेकिन कुछ डेकेड्स बाद या फिर कुछ जनरेशन्स बाद उन लोगों को वाटर की स्कैरसिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हमें लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं। हमारी जो सोचने की दिशा है वो नैरो नहीं होनी चाहिए, वो ब्रॉड होनी चाहिए। अब सेकेंडली वी शुड इंश्योर द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज सो दैट ऑल इकोनॉमिक सेक्शंस बेनिफिट फ्रॉम दीज रिसोर्सेज। क्या कि भाई हमें मेक श्योर करना चाहिए कि जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल है। देखो ये गवर्नमेंट का काम होता है मेन तो, लेकिन हमें भी अपने साइड से ध्यान देना चाहिए कि हर तरह के सेक्शंस के पास हो सके तो रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हों। तीसरा, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज करना इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। दिस वॉज अबाउट सस्टेनेबल मैनेजमेंट। सस्टेनेबल मैनेजमेंट में मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि वी हैव टू मैनेज द रिसोर्सेज इन सच अ वे कि अभी के बेसिक नीड्स भी कंप्लीट हों और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हमारे रिसोर्सेज बचे रहें। नेक्स्ट इज फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। अब फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाना है तो देखो फॉरेस्ट जो है ना वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग बींग्स में जो डाइवर्सिटी मिले, बहुत तरह की स्पीशीज़ मिले। हॉटस्पॉट्स यानी कि उस एक ही जगह पे काफ़ी ज़्यादा हमें हद तक देखने को मिल रहा है और बाकी जगह हो सकता है कि वो कम दिखने को मिले वो स्पीशीज़। मेन एम क्या है हमारा कंजर्व करने का? इज़ टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी। हम चाहते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है ना ये बनी रहे। जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी उतना अच्छा और उतना हेल्दी इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट हमारे आसपास रहेगा। और दूसरा हमारा एम क्या है कि देखो पहला तो हो गया कि वी हैव टू कंजर्व एंड प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी एज वेल एज लॉस ऑफ डाइवर्सिटी मे लीड टू इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी। क्योंकि अगर डाइवर्सिटी का लॉस हुआ, डाइवर्सिटी कम होने लग गई तो क्या होगा? इकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देखें यहाँ बायोडाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर रखा है। बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज द नंबर ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशीज फाउंड इन दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे कि बैक्टीरिया कितने प्रकार के मिल रहे हैं, फंगई कितने प्रकार की मिल रही है, इंसेक्ट्स कितने टाइप्स के हैं, बर्ड्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, प्लांट्स की कितनी स्पीशीज़ हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। हॉटस्पॉट क्या होता है? इट मीन्स एन एरिया फुल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हॉटस्पॉट एक ऐसा पॉइंट जहाँ बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी हो। उसके बाद आता है एक वर्ड स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर क्या होता है? एक ऐसा पर्सन हु हैज़ इंटरेस्ट या फिर कंसर्न फॉर समथिंग, उसको हम स्टेक होल्डर कहते हैं। जिसको भाई वो जो चाहता है करना, मान लो कोई चाहता है कि इस एरिया को अब तुम बायोडाइवर्सिटी पार्क बना दो, इसको प्रिजर्व करो, इसको कंजर्व करो, वो खुद से इंटरेस्ट शो कर रहा है। स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट, 3 तरह के स्टेक होल्डर होते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है हम लोगों का लोकल पीपल। लोकल पीपल में क्या होता है? देखो लोकल पीपल डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल नेचर। लोकल पीपल जैसे कि तुम देखोगे ना मेघालय वाली साइड या फिर मणिपुर मेघालय में जो पहाड़ी वाले एरिया में जो ट्राइबल्स रहते हैं वो लोग अपने फॉरेस्ट को बड़ा कंजर्व रखते हैं खुद से। क्यों? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। उस अपने सर्वाइवल के लिए वो उस फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। सो दे गिव देयर बेस्ट कि ऐसा कुछ भी ना हो जिस वजह से उनके फॉरेस्ट पे कोई दिक्कत आए। दूसरा है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये गवर्नमेंट होती है जो कि ओन करती है किसी भी लैंड या फिर कंट्रोल करती है फॉरेस्ट प्रोडक्ट रिसोर्सेज को। दूसरा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट वाइल्ड लाइफ who use various methods and who wants to conserve the forest या फिर वाइल्ड लाइफ। 3 तरह के स्टेक होल्डर्स हो गए हमारे। उसके बाद है instances where various people has played an important role in conservation of forest। ये चीज़ अब हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस यानी कि ऐसे ऐसे टाइम पर जहाँ पर लोगों ने हेल्प की है कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को। सबसे पहला है खेजरी ट्रीज़। खेजरी ट्रीज़ एक इंस्टेंस है जिसमें कि अमृता देवी बिश्नोई 1731 में सेक्रीफाई करती हैं खुद की लाइफ को विद 363 अदर्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज इन अ विलेज ऑफ राजस्थान।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन हर मेमोरी। ठीक है, ये मुझे लगता है हिंदी में समझाने की जरूरत है। खेजड़ी ट्रीज एक ऐसा इंस्टेंस था। अमृता देवी बिश्नोई जो थी, उन्होंने 1731 में अपनी लाइफ को विद 363 अदर पीपल को सेक्रीफाइस कर दिया था। क्यों? ताकि वो खेजड़ी ट्रीज को बचा सके राजस्थान के एक विलेज में। और अब गवर्नमेंट ने अमृता देवी बिश्नोई के नाम से नेशनल अवार्ड बनाया है, जो कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए होता है, उनकी मेमोरी में। उसके बाद है चिपको आंदोलन, बहुत फेमस आंदोलन है, बहुतों को तो पता भी होगा और इसके बारे में। ये एक ऐसी मूवमेंट थी जो कि एक रिमोट विलेज, रिमोट एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पर जाना बड़ा मुश्किल होता है, फिर जो बहुत पिछड़े टाइप के एरियाज़ होते हैं ना, उनको रिमोट एरियाज़ कहते हैं। रिमोट विलेज यानी कि ऐसा विलेज जो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। ठीक है, घड़वाल में एक रिमोट विलेज था, वहाँ पर ये मूवमेंट का ओरिजिन हुआ। विमेन ऑफ द विलेज रीच्ड द फॉरेस्ट व्हेन कॉन्ट्रैक्टर्स मैन केम टू कट द ट्रीज। जब कुछ कॉन्ट्रैक्टर ने अपने आदमी भेजे थे उन पेड़ों को काटने के लिए, तब विमेन ऑफ द विलेज केम इन फ्रंट, और उन लोगों ने क्या किया, दे क्लैस्प्ड यानी कि गले लगा लेते ट्री ट्रंक्स को, सो दैट दे आर प्रिवेंटिंग द वर्कर्स फ्रॉम फेलिंग द ट्रीज, ताकि वो लोग उन ट्रीज को काट ना सकें। एंड द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिटीज एंड फोर्स गवर्नमेंट टू रीथिंक देयर प्रायोरिटीज इन द यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब बहुत ऑरिजिन तो इनका घड़वाल के एक रिमोट विलेज में हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ क्या होने लग गई, धीरे धीरे ये चीज़ बहुत सारी कम्युनिटीज़ में स्प्रेड होने लग गई। ठीक है, और इसने गवर्नमेंट को फोर्स किया दोबारा सोचने के लिए कि उनकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को लेकर। नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ये जो वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, इसने रिवाइव किया था डिग्रेडेड साल फॉरेस्ट को अरावली में। ठीक है, ये 3 इंस्टेंसेस हैं जो कि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा है जिनमें हमारी इंडियन हिस्ट्री में। उसके बाद एक इंस्टेंस है वाटर फॉर ऑल। ये चीज़ हमें पता है, सबको ही पता है, तो बड़ी बेसिक सी चीज़ है कि वाटर इज़ द बेसिक नेसेसिटी फॉर ऑल टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। एक्वाटिक नहीं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी अनलिमिटेड है। रेन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। और तीसरा, इरीगेशन मेथड्स लाइक डैम्स, टैंक्स एंड कैनाल्स हैव बीन यूज्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया। डैम्स का, टैंक्स का और कैनाल्स का पूरे इंडिया में इरीगेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अब इनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं, डैम्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले डैम्स। डैम क्या है? डैम्स इंश्योर द शॉर्टेज ऑफ एडिक्वेट वाटर फॉर इरीगेशन एंड आर ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। डैम इंश्योर करती है कि वाटर का शॉर्टेज ना हो किसी इरीगेशन के लिए, और साथ ही साथ इन डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कराते हैं। वेरियस डैम्स हैव बिल्ट ऑन रिवर्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर। बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो कि रिवर्स पर बनाए गए हैं ताकि वी कैन रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर, हम देख सकें कि कब कितना पानी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए तहरी डैम है जो कि गंगा पे बना है, सरदार सरोवर डैम है ये नर्मदा रिवर पर बना है, भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं कुछ, जैसे कि जो हीराकुंड डैम है, दिस इज बिल्ट अक्रॉस नर्मदा रिवर, इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम। इट इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम, जो किस पर बना हुआ है? नर्मदा रिवर पर जो बना हुआ है, ये लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है, जिसकी लेंथ कितनी है? 26 किलोमीटर लंबा डैम है ये। ठीक है, अब टेहरी डैम जो है, दिस इज एशिया का सबसे ऊंचा, देखो लंबा और ऊंचा डिफरेंस समझ रहे हो ना, लंबा इन दिस वे और ऊंचा इन दिस वे। तो जो टेहरी डैम है वो एशिया का सबसे हाईएस्ट डैम है, जिसकी हाइट है कितनी? 261 मीटर लंबा है ये। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट वन भाखड़ा नांगल डैम। ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है, जिसकी हाइट है 225 मीटर। कितनी है हाइट? 225 मीटर्स। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं डैम के? हम डैम्स का यूज़ करें क्यों भला? एडवांटेज क्या मिलेगा हमको? तो देखो इसी का आंसर है, दिस इंश्योर द एडिक्वेट वाटर फॉर इरीगेशन, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और तीसरा, दिस कंटिन्यूज द सप्लाई ऑफ वाटर टू सिटीज़ एंड टाउन्स। ये डैम्स की हेल्प से सिटीज़ और टाउन्स में कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई कर पाते हैं। लेकिन देखो सिक्के के दो पहलू, अगर एक चीज़ के एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, जैसे कि सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल प्रॉब्लम्स में क्या है? मेनी ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स आर डिस्प्लेस्ड ऑन रेंडर्ड होमलेस। बहुत सारे ट्राइबल्स और पीजेंट्स हैं, जहाँ पर भी डैम बना उस एरिया को खाली कराया गया होगा, तो इस एरिया में जितने भी पीजेंट्स या ट्राइबल्स रहते थे उन लोगों को डिस्प्लेस किया गया, या फिर अब वो ऐसे ही घूम रहे हैं होमलेस होकर। एंड सेकेंडली, दे डू नॉट गेट एडिक्वेट कंपनसेशन और रिहेबिलिटेशन। उन लोगों को अकॉर्डिंगली कंपनसेशन भी नहीं मिलता है, यानी कि पैसा भी नहीं मिलता है उतना जितना उन्हें मिलना चाहिए, और दूसरा उनको ना ही घर मिलता है रहने के लिए, ना कोई एरिया मिलता है रहने के लिए जहाँ वो बसा सके अपना घर। ठीक है, अब उसके बाद है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिसमें सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन।
फिर है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस। आई थिंक तीनों ही पता है तुम्हें। यहाँ डिफॉरेस्टेशन का मतलब जंगलों का कटना, बायोडाइवर्सिटी का कम होना यानी कि स्पीशीज़ का एक्सटेंट होना, और डिस्टर्ब ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। देखो अगर स्पीशीज़ डिस्टिंक्ट होती जाएंगी तो इकोलॉजिकल जो बैलेंस बना हुआ है इंट्रैक्शन की वजह से वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट वन आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। दीज आर द ह्यूज अमाउंट ऑफ पब्लिक मनी इज़ यूज। इनको बनाने में बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। दूसरा, नो प्रोपोर्शनेट बेनिफिट टू पीपल, और जिस हिसाब से आम जनता का पैसा इसको बनाने में लग जाता है उस हिसाब से उतना ही बेनिफिट नहीं मिलता है। और तीसरा, नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, और ना ही जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है। तो हमने 3 तरह के डिसएडवांटेजेस देखे। सोशल, जिसमें लोगों को होमलेस कर दिया जाता है, मतलब हो जाते हैं वो लोग। और सेकेंडली एनवायरमेंटल, क्योंकि वहाँ पे अगर जंगल वंगल होंगे तो वो भी काटने पड़ेंगे, स्पीशीज़ खत्म हो जाएंगी, वो कहीं और सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो और उसकी वजह से इकोलॉजिकल डिसबैलेंस और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमने देख ली कि भाई बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उतना हमें उस हिसाब से बेनिफिट नहीं मिलता। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वन मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू मेक रेन वाटर परकोलेट अंडर द ग्राउंड सो एज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर। कुछ नहीं है, रेन वाटर को इस तरह से प्रोकोलेट, मतलब कि हमें उसको रिस्टोर करना है या फिर हम उसको क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं अंडर द ग्राउंड, ताकि ग्राउंड वाटर और ज़्यादा बढ़ सके। अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन एज ओल्ड प्रैक्टिस इन इंडिया, मतलब बहुत टाइम से यूज़ होती है ये वाली प्रैक्टिस। तो और वेरियस एंशियंट मेथड्स ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग। अब इसके अलावा बहुत तरह के हम अलग तरह के देखते हैं मेथड्स क्या क्या यूज़ किए जाते थे पुराने ज़माने में। तो इसमें सबसे पहले क्या है, खादिन टैंक्स या फिर नादस। ये राजस्थान में ये 3 तरह की चीज़ें यूज़ होती थी। इन तो तुम एक ही तरह समझो, ये जो भी लिखा हुआ मिलेगा ना तुमको, ये सारे ग्राउंड के अंदर एक इस तरह से मतलब गड्ढा कर दिया जाएगा और उसके अंदर पानी हमारा बना करेगा। इधर वो छत से आ रहा है या डायरेक्टली जा रहा है, ठीक है। हर तरह का एक सिस्टम होता था, वो सिस्टम नहीं पढ़ने में कैसे था वो। महाराष्ट्र में था बंदरस या ताल्स, मध्य प्रदेश और यूपी में बुंदस, बिहार में आहार या फिर पनियस, हिमाचल प्रदेश में कुल्स, जम्मू के रीजन में पॉन्ड्स बनते हैं, तमिलनाडु में एरिस जिसे टैंक्सी बोलते हैं, और दिल्ली में बावलीज बनती थी। तो बावड़ी हमने देखी भी हम, बहुत तरह की देखी होंगी ऑनलाइन तुमने। एडवांटेजेस ऑफ स्टोरिंग वाटर इन द ग्राउंड। एडवांटेज क्या है ग्राउंड में उसको स्टोर करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल वो इवेपोरेट नहीं करेगा। सेकेंड ऑफ ऑल वो इट स्प्रेड्स आउट टू रिचार्ज वेल्स, वो फैल कर क्या करेगा, आसपास जो कुएं होंगे वो भर जाएंगे। उसके बाद इट प्रोवाइड्स मॉइस्चर फॉर वेजिटेशन ओवर अ वाइड एरिया, बहुत ज़्यादा बड़े एरिया में ये क्या करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। उसके बाद इट डज नॉट प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मॉस्किटोज। अब इसके अंदर मॉस्किटोज नहीं बन सकते क्योंकि ये अंडरग्राउंड हो गया है। इट इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम कंटामिनेशन बाय ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट। ह्यूमन एंड एनिमल वेस्ट को यूज़ करके हम क्या करते हैं, इसको ख़राब होने से बचाते हैं, पॉल्यूटेड होने से बचाते हैं। इसी के साथ हमारा वाटर वाला भी पोर्शन खत्म हो जाता है। एंड नाउ हियर इज़ योर नेक्स्ट पोर्शन, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम ये दोनों के दोनों ही नॉन रेन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं। कोल और पेट्रोलियम, इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। अब ये बनते कैसे हैं, जैसे कि कोल वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ ट्रीज ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ सम 300 मिलियन ईयर्स अगो। ये तो देखो मैक्सिमम सबको ही पता होगा कि कोल बनता कैसे है। जो ट्रीज कई मिलियन साल पहले जो धरती में दब गए थे, इतना ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से वो कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्यूरिड एट द बॉटम ऑफ द सीज। कैसे बनता है, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हो जाना ऑफ डेड मरीन प्लांट्स और एनिमल्स जो कि बॉटम ऑफ द सीज में क्या हो गए थे, ब्यूरिड हो गए थे, दब गए थे। नाउ दिस डिकम्पोजिशन takes place under high pressure and temperature and formation of petroleum take millions of years of time। ठीक है, ये दोनों ही millions of years of time लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डिकम्पोजिशन है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कई मिलियन साल्स में बन के तैयार होता है। कोल एंड पेट्रोलियम विल एग्जॉस्ट वेरी सून, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। आज प्रेजेंट रेट देखो, कोल जो है वो इट विल लास्ट अनदर 200 ईयर्स, 200 साल तक और रहेगा ये, उसके बाद नहीं होगा। और जो पेट्रोलियम है जिस हिसाब से अभी ये यूज़ हो रहा है, इट विल लास्ट फॉर अबाउट 40 साल तक और चलेगा, उसके बाद ये भी ख़त्म होने लग जाएगा क्योंकि ये एग्जॉस्टेबल है ना, लिमिटेड अमाउंट में है हम लोगों के पास ये, और फिर बनने में मिलियन साल लग जाता है। अब उसके देखो नेचुरल वाला नहीं मिलेगा, लैब वगैरह में अब साइंटिस्ट कुछ ऐसे आविष्कार कर दें कि भाई देखो हमारे पास पेट्रोल नहीं होगा तो हम गाड़ियाँ इससे चला सकते हैं, जैसे डीजल भी है, बाकी सीएनजी वगैरह भी है अब तो कार चलाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी भी अब कार यूज़ करती है, लेकिन पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा उस टाइम पे। अब हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। अब ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको यूज़ करने के हार्मफुल इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सबसे मेन सबसे बड़ा तो यही है एयर पोल्यूशन। कंबक्शन ऑफ कोल एंड हाइड्रोकार्बन्स रिलीज a large amount of carbon monoxide, dioxide, oxides of nitrogen, etc., which cause air pollution.
देखो अब तुम कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर पढ़ ही चुके होगे, उसमें हमने देख लिया ना हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, वो सारे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हुए होते हैं। तो कंबक्शन ऑफ कोल यानी कि कोल का जलना, ठीक है, एंड हाइड्रोकार्बन्स और कोल्स के कंबक्शन यानी कि जलने से बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन NO2 NO3 एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सब एयर में रिलीज होती हैं, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन बनता है। आफ्टर दैट हियर इज डिजीजेस, दिस पॉल्यूटेड एयर, अब ये जो एयर पोल्यूशन क्रिएट हुआ इसकी वजह से बहुत तरह की रेस्पिरेटरी और थ्रोट प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना इन फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। एक्सेसिव एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड कॉज अ राइज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा, पता भी होगा तुम लोगों को कि ये जो हम जला रहे हैं इसकी वजह से CO2 तो रिलीज हो ही रही है। अब ये CO2 क्या करती है, टेम्परेचर बढ़ा देती है एनवायरनमेंट का, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनको जुडिशियली यूज़ करना चाहिए हमको, जुडिशियली यानी कि न्यायप्रद तरीके से, बिकॉज दे आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टेबल। दूसरा, लिमिटेड है और ख़त्म भी हो जाएंगे। वंस एग्जॉस्टेड दे विल नॉट बी अवेलेबल इन फ्यूचर बिकॉज दे आर फॉर्म्ड वेरी स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। ठीक है, पहला रीज़न तो यही है कि ये लिमिटेड है। दूसरा, अगर ये एक बार एग्जॉस्ट हो गए, एक बार ख़त्म हो गए, तो फिर ये फ्यूचर में अवेलेबल हो ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लेते हैं बनने में, है ना। तो अब हम क्या स्टेप्स उठाएं टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, हम कर क्या सकते हैं, यही क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज व्हेन नॉट इन यूज़, बचाओ, जितनी बचत कर सकते हो बचाओ, ठीक है। सेकेंडली, यूज़ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज दैट आर एनर्जी एफिशिएंट लाइक CFL एट होम, जो एनर्जी एफिशिएंट है यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी नहीं खाते, ऐसी चीज़ों का यूज़ करो। उसके बाद है यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस और मेट्रो इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स। देखो अब तुम अपनी अलग से गाड़ी चला, वो बस तो चलनी है, वो बस तो धुआं छोड़ेगी, साथ साथ तुम अपनी गाड़ी भी चला रहे हो तो वो डबल हो गया। तो ट्राई और बेस्ट कि तुम गवर्नमेंट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स का यूज़ करो ताकि कम से कम कंबक्शन हो। नेक्स्ट इज यूज़ स्टेयर्स टू क्लाइंब इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का कम यूज़ करो, स्टेयर्स का ज़्यादा यूज़ करो। अनटिल एंड अनलेस तुम्हारी मजबूरी नहीं है ना, तब तक ट्राई और बेस्ट कि तुम स्टेयर्स का यूज़ करो। Whenever possible use सोलर कुकर्स का ज़्यादा यूज़ करो। दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इस चैप्टर में यही मेन चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसमें से अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछने लग जाता है, तो जैसे कि एक दो क्वेश्चन अगर मैं ही तुमसे पूछ लूँ, तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन तुमसे मैं पूछती हूँ कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो कि रिवर वाटर के अंदर मिलता है, रिवर गंगा में मिला है ये, तो हमने ये यहाँ पढ़ा था गंगा एक्शन प्लान में, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ठीक है। दूसरा तुमसे पूछा जा सकता है इस वाले में से, जो ये तो हमने इरिगेशन के सिस्टम्स पढ़े थे, MCQ आएगा, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा वो कुछ कर सकता है, या मैच द फॉलोइंग आ जाएगा, उससे ज़्यादा तो कुछ आना नहीं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछ लूँ कि कुल्स जो इरिगेशन सिस्टम था वो कॉमनली कहाँ यूज़ किया जाता था, तो कुल्स हिमाचल प्रदेश में यूज़ किया जाता था। उल्टा भी पूछ लेंगे तुमसे कि भाई चलो बताओ दिल्ली में किस तरह का इरीगेशन सिस्टम यूज़ होता था एंशियंट टाइम्स में, तो बावड़ीज। दिस इज़ द नॉर्मल थिंग। इसके अलावा जैसे अगर बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम डिफॉरेस्टेशन कर दें तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा हम लोगों को, क्या सूखा पड़ जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो सूखा पड़ जाएगा, वहाँ पानी नहीं बन पाएगा। एक है अमृता देवी, जो अमृता देवी बिश्नोई वाला कंसेप्ट है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें से जैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे तुमको कि उनकी मेमोरी में ये अमृता देवी बिश्नोई एक नेशनल अवार्ड दिया जाता है, तो उनका क्या काम था जिसकी वजह से ये अवार्ड दिया जाने लगा, उन्होंने किया क्या था। सो शी प्रोटेक्टेड खेजड़ी ट्रीज इन राजस्थान विलेज, खेजड़ी ट्रीज को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। इसी तरह से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं तुमसे। बाकी क्वेश्चंस का एक PDF है, अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो तो यू कैन गो देयर एंड चेक इट आउट, प्रैक्टिस इट वेल एंड स्कोर गुड इन एग्जाम्स। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा इस वाले PDF का भी और तुम्हारे क्वेश्चंस के PDF का भी। सो गो एंड प्रिपेयर वेल। थैंक यू सो मच।